गुड़ाखू। गुड़ाखू एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर आमतौर पर लोग गुड़ाखू यूज करते हैं, अपने दांतों पर घिसते हैं, तो उसकी वजह से काफी तकलीफ आती है। सबसे पहले तो दांत पूरी तरीके से घिस जाते हैं, तो हमें बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि दांत बचे ही नहीं है, घिस के खत्म हो चुके हैं। तो उन कंडीशन में भी फिर हमें या तो दांत को रूट कैनाल करना पड़ता है या दांत को निकालना पड़ता है। और गुड़ाखू में तम्बाकू भी रहता है, तो उसकी वजह से ओरल कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि कैंसर से ग्रस्त होते हैं। ये गुड़ाखू जो है ये छत्तीसगढ़ में ही है या फिर बाहर भी लोग यूज करते हैं? गुड़ाखू छत्तीसगढ़ में तो है ही है और बाकी स्टेट्स में भी है। गुड़ाखू छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू के नाम से जाना जाता है, पर आसपास के स्टेट में अलग अलग बाकी नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में भी है, आंध्रा में भी है, उड़ीसा में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, बट छत्तीसगढ़ में इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहाँ के लोग क्या दातुन करना सही है? देखिए, दातुन के अपने बेनिफिट्स हैं, नो डाउट, बट डेली बेसिस पे अगर आप सिर्फ दातुन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो आज की डेट में सही नहीं है। एक हाथ में मेरे ड्रिल है, एक हाथ में मेरे इंजेक्शन है, ये देखकर तो कोई भी डर जाएगा। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिनके हाथों में ड्रिल देखकर भी लोग हंसते हैं। कोरबास फर्स्ट एमडीएस सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, जो कि बेंगलोर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे है सर? एकदम बढ़िया। और ये वही शख्स हैं जो स्टार्टिंग में अपने पेशेंट को बोलते हैं कि दर्द तो होगा, लेकिन उसके बाद मुस्कान भी ऐसी आएगी कि लोग आपकी मुस्कान को सनग्लास से लगा कर देखेंगे। सर, आपकी स्टोरी क्या है? क्या आप सही में एक डेंटिस्ट बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, मैं भी डेंटिस्ट नहीं बनना चाहता था। इंडिया में 90% जितने भी डेंटिस्ट आपको मिलेंगे वो एक्चुअली में डेंटिस्ट नहीं बनना चाहते थे, वो एमबीबीएस ही बनना चाहते थे। बट क्योंकि एमबीबीएस में उनको सीट नहीं मिली, इसीलिए वो डेंटिस्ट बनते थे। मेरा भी कुछ यही सीन था, मुझे भी एमबीबीएस की सीट नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने डेंटिस्ट्री चूज की। बट जब मैं डेंटिस्ट्री में आया, जब मैंने पढ़ाई शुरू करी, तब मुझको पता चला कि डेंटिस्ट्री कोई एमबीबीएस से कम नहीं है, इनफैक्ट थोड़ी टफ ही है। क्योंकि जो एमबीबीएस में हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वही चीज़ डेंटिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है पहले 3 साल, और उसके बाद डेंटल सब्जेक्ट्स अलग। तो डेंटिस्ट्री अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है। तो शुरुआत में तो कोई भी डेंटिस्ट नहीं बनना चाहता, बट जब वो डेंटिस्ट्री के अंदर एक बार घुस जाता है तब उसे समझ में आता है कि डेंटिस्ट्री इटसेल्फ इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। सर, डेंटिस्ट का नाम सुनकर लोगों को डर लग जाता है, लोग एकदम घबरा जाते हैं कि चलो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को कि लोग इतना डरते हैं डेंटिस्ट के नाम से? देखिए, एक हाथ में मेरे ड्रिल है, एक हाथ में मेरे इंजेक्शन है, ये देखकर तो कोई भी डर जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअली में डेंटिस्ट्री से या डेंटिस्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना डेंटिस्ट से डरेंगे उतना आपका ट्रीटमेंट डिले होगा और उतनी परेशानी आपको बाद में आएगी। इसीलिए बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। आप जाइए डेंटल क्लिनिक, और पेशेंट जब भी हमारे क्लिनिक में आते हैं तो शुरुआत में तो थोड़े डरते ही हैं, बट धीरे धीरे हम उनको जब समझाते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आराम से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तब पेशेंट भी समझ जाते हैं। मोस्टली पेशेंट लोग ऐसा करते हैं कि बाद में ठीक करा लेंगे, बाद में चेंज हो जाएगा। क्या इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है या बढ़ जाती है? और बहुत बढ़ जाती है। आप जितना ज़्यादा डेंटल ट्रीटमेंट को डिले करेंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आपके दांत में एक छोटा सा छेद है, ठीक है, और आपने उसको ट्रीट नहीं करा, आपने सोचा चलिए कोई बात नहीं, नहीं ज़रूरत पड़ेगी, बट धीरे धीरे वो छेद बढ़ता जाता है और कैविटी में बदल जाता है। और जब कैविटी में बदलेगा तब आप सोचेंगे कि अब मैं जाकर इसमें कुछ फिलिंग करवा लेता हूँ, या आमतौर पर जब जहाँ मसाला भरवा लेता हूँ, तो उस स्टेज पर भी अगर आप इग्नोर करेंगे, नहीं जाएंगे, तो वो कैविटी और बढ़ते बढ़ते नीचे नस तक चली जाएगी और फिर हमको रूट कैनाल करवाना पड़ेगा। अगर आप उस स्टेज पर भी अपने दांत को ट्रीट नहीं करवाते तो वो हमको दांत को निकलवाना पड़ जाएगा, और निकलवाने के बाद फिर इम्प्लांट से और कोई मेथड से हमें दांत को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए, एक छोटी सी ब्लैक स्पॉट आगे चल के कितना नुकसान कर सकती है। इसीलिए अगर हम उसी स्टेज पर ट्रीटमेंट करवा लेते तो हमें इतना आगे फर्दर तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। कोरबा के लोगों को ऐसी कौन सी डेंटल प्रॉब्लम है जो अक्सर लोगों में कॉमन है? कोरबा में मैंने आमतौर पर यहाँ के पेशेंट्स में देखा है कि फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर का पानी इतना ठीक नहीं है। पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होने से दांतों के ऊपर पीले दाग धब्बे बन जाते हैं, जो कि मैंने अपने पेशेंट्स में काफ़ी देखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कोरबा के मेरे सारे मित्रों को कि
पानी अपना स्वच्छ रखें, आरओ वाटर पिएं, और बचपन में ही ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप छोटे स्टेज में, जब बच्चे हैं आप, उस स्टेज में आपको अपना पानी जो है उसे स्वच्छ रखना है। टैप वाटर मत पीजिए, आरओ का पानी पीजिए। तो बेसिकली टैप वाटर, कोरबा के वाटर में कोई प्रॉब्लम है ऐसा? कोरबा के वाटर में फ्लोरीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। फ्लोरीन का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से दांतों में जब डेवलपिंग स्टेज में होते हैं तो फ्लोरीन की एक्स्ट्रा मात्रा होने की वजह से दांतों के अंदर घुस जाता है फ्लोरीन, और दांतों में येलो पिगमेंटेशन और दाग धब्बे बनाने लगता है। तो जब बच्चों के दांत उगते हैं तो वो पहले ही पीले या दाग धब्बे वाले दांत उगते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम बाद में कुछ नहीं कर पाते, फिर हमें और मेथड से उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग स्टेज के अंदर ही अगर आप अपना पानी का ध्यान रखें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, कोरबा में एक बड़ी प्रॉब्लम है गुड़ाखू। गुड़ाखू एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर आमतौर पर लोग गुड़ाखू यूज़ करते हैं, अपने दांतों पर घिसते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ आती है। सबसे पहले तो दांत पूरी तरीके से घिस जाते हैं। तो हमें बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि दांत बचे ही नहीं है, घिस के ख़त्म हो चुके हैं। तो उन कंडीशन में भी फिर हमें या तो दांत को रूट कैनाल करना पड़ता है या दांत को निकालना पड़ता है। और गुड़ाखू में तम्बाकू भी रहता है, तो उसकी वजह से ओरल कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि कैंसर से ग्रस्त होते हैं। ये गुड़ाखू जो है ये छत्तीसगढ़ में ही है या फिर बाहर भी लोग यूज करते हैं? गुड़ाखू छत्तीसगढ़ में तो है ही है, और बाकी स्टेट्स में भी है। गुड़ाखू छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू के नाम से जाना जाता है, पर आसपास के स्टेट में अलग अलग बाकी नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में भी है, आंध्रा में भी है, उड़ीसा में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, बट छत्तीसगढ़ में इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ के लोग इसके आदी हो चुके हैं। एक तरीके से एडिक्शन हो गया लोगों को इसका। काफ़ी मेरे पेशेंट्स तो ऐसा भी बोलते हैं कि गुड़ाखू के बिना हमें सुबह सुबह प्रेशर नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस चीज़ से लोगों को बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके दांतों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। सो गुड़ाखू की लत लोगों को लगती कैसे है? रीजन क्या है? तम्बाकू है, तम्बाकू एडिक्टिव होता है, उसके अंदर टोबैको है। तो टोबैको तो नॉन एडिक्टिव है कि लत लग जाती है, तो इसी से लोगों को, पेशेंट्स को लत लग जाती है। तो ये जो गुड़ाखू से सही में मतलब जो सुबह फ्रेश होने का जो मैटर है वो सच है, ऐसा होता है? सच है, बिल्कुल। मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो मैं जब उनको बोलता हूँ कि आपको गुड़ाखू छोड़ना पड़ेगा, बट वो लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह हमें प्रेशर नहीं आता है, सुबह सुबह हम फ्रेश नहीं हो पाते गुड़ाखू के बिना। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। कोई पेशेंट की ऐसी फनी स्टोरी आपको लग रही हो? फनी स्टोरीज तो बहुत हैं। क्या क्या बताऊं आपको। एक बार एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसका सामने का दांत टूट गया था, और वो अपने दांत को फेविक्विक से चिपका कर आया था। फेविक्विक से अपने दांत को चिपका कर आया था और बोला था सर 2 से 3 दिन ये चल गया है, अब आगे आप देख लीजिए। तो ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं। तो जब वो फेविक्विक से चुकाया उसके दांतों में पेन नहीं हो रहा था, उसके मसूड़ों में? नहीं, पेन नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात ये कि पेन नहीं था उसको। और तीसरे दिन भी वो इसीलिए आया क्योंकि वो थोड़ा सा टूट गया था और निकलने लगा था। तो उसने यही बोला कि 2-3 दिन तो चल गया है, अब आप आगे इसको ठीक करिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे दोस्त के एक पापा हैं, वो गोल्ड का दांत लगवाए हुए, तो गोल्ड का दांत लगाना क्या सही है? नहीं, देखिए, गोल्ड का दांत ऐसा नहीं होता है। एक जस्ट कलर होता है वो। स्टेनलेस स्टील के कैप लगते हैं, क्राउन्स लगते हैं, तो वैसे ही उसमें गोल्ड का कलर वाले कैप्स लग जाते हैं। हाँ, पहले के ज़माने में डेंटिस्ट्री में गोल्ड इस्तेमाल किया जाता था, गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड को इस्तेमाल किया जाता था, बट आजकल ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है और कोई नहीं करता। और वैसे भी गोल्ड का रेट तो आप जान ही रहे हो। आज अगर हम गोल्ड का रेट का दांत लगाने जाएंगे तो खत्म है भाई। सो बस वो मतलब जस्ट एक फैशन एक्सेसरी टाइप के लिए है, उससे कोई फायदा नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। बट आजकल की प्रैक्टिस में गोल्ड टोटली बंद हो चुका है। सिंगर और रैपर्स भी यूज करते हैं डायमंड्स। हाँ, वो एक अलग चीज़ है। डायमंड्स एक अलग चीज़ है, उसको कॉस्मेटिक आप डेंटिस्ट्री में गिन सकते हैं। वो आपकी स्माइल एनहांस करते हैं। जैसे कुछ लोग स्माइल करते वक्त चाहते हैं कि एक स्पार्कलिंग स्माइल है, तो उस केस में हम अपने दांत के आसपास एक छोटा सा छेद करके एक छोटे से डायमंड्स को वहां पर चिपका देते हैं। और जब हम स्माइल करते हैं तो स्पार्कलिंग स्माइल, जैसे डायमंड शाइन करता है वैसे आपकी स्माइल वैसे शाइन करते हुए दिखती है। तो वो एक अलग कंसेप्ट है। कोई अब तो फनी स्टोरी हो गया पेशेंट का, कोई ऐसी सीरियस स्टोरी? मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेंटिस्ट्री में
बहुत डिले होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिले बहुत ज़्यादा होता है। हम ट्रीटमेंट को निग्लेक्ट करते रहते हैं, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, डर की वजह से नहीं जाते हैं कि भाई नहीं जाना, और दूसरा एक्सपेंसिव भी सोचते हैं कि ट्रीटमेंट महंगा होगा, तो वो चीज़ बाद में आगे चल के बहुत परेशान करती है। जो चीज़ शुरुआत में बहुत कम खर्च में हो सकती है, उसको अगर आप निग्लेक्ट करते जाएंगे तो खर्च तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा बाद में जाकर। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है डेंटल ट्रीटमेंट को डिले करना। तो सीरियस इशू यही है कि डेंटल क्लिनिक में आप जल्दी पहुंचिए, लेट मत आइए, और हर 6 महीने में एक बार डेंटल क्लिनिक में विजिट जरूर करिए, रेगुलर चेकअप करवाते रहिए, तो आम प्रॉब्लम्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। कोरबा के लोगों को ऐसा कौन सा बेसिक चेकअप है जो हमें कराते रहना चाहिए, आपको लगता है? बेसिक डेंटल चेकअप हर 6 महीने में एक बार विजिट करना चाहिए, और अपना पूरा ओरल हेल्थ एग्जामिनेशन एक बार करवाना चाहिए। हम उसमें प्रॉपरली आपके सारे दांत चेक करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्सरेज लेकर देख लेते हैं, और कहीं छोटे मोटे अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो उसको वहीं डील कर लेते हैं। तो यही अगर आप 6-6 महीने में क्लिनिक पर विजिट करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ओरल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं आप। चार्जेस महंगे होते हैं इस चीज़ों के? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ओरल एग्जामिनेशन के अंदर तो अब मात्र आपको कंसल्टेशन में काम हो जाएगा। अगर बाई चांस एक्सरेज की जरूरत पड़ती है तो एक्सरेज भी बहुत रीजनेबल अमाउंट में होता है, तो चार्जेस बिल्कुल महंगे नहीं है। नॉर्मल आपकी कंसल्टेशन फीस के अंदर पूरा ओरल हेल्थ चेकअप हो जाता है। तो ऐसा मिथ क्यों है कि लाइक डेंटिस्ट लोगों के पास इलाज कराने जाना महंगा है? मैंने जैसा आपको पहले ही कहा, डेंटिस्ट्री तब महंगी पड़ती है अगर आप ट्रीटमेंट डिले करेंगे। जल्दी आ जाएंगे तो ट्रीटमेंट सस्ता पड़ेगा, लेट आएंगे जब हम डैमेज को नहीं बचा पाएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट महंगी हो जाती है। और वैसे भी मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स डेंटिस्ट्री के कुछ एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं। इसीलिए हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं जल्दी आ जाइए, ताकि आपको वो महंगे इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स के पास का जरूरत ना पड़े। हाँ, बट आप इस डायरेक्शन में कुछ वर्क कर रहे हैं कि लोगों को वो चीज़ अफोर्डेबल हो पाए? बिल्कुल, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट अफोर्डेबल रहे। देखिए, हम भी एक सेटअप चला रहे हैं, हमारे पास भी स्टाफ है, हमारे पास भी खर्च है, तो जो मिनिमम ट्रीटमेंट का अमाउंट होता है वो तो हमको लेना ही पड़ता है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो गरीब पेशेंट है या जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना हमारी तरफ से हो सके हम उनको ट्रीटमेंट ऐसा कर दें कि उनको तकलीफ ना हो। बाकी सरकार की भी काफ़ी प्रोविजंस हैं, तो उसमें भी बहुत बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी आजकल अच्छी डेंटल फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो गई हैं। पहले तो नहीं थी, बट अभी काफ़ी बेटर हो गई हैं। तो हर जगह आजकल सरकार भी इस चीज़ का ध्यान दे रही है कि जितना अफोर्डेबल डेंटिस्ट्री हो जाए उतना आम जनता के लिए बेटर है। कल ही ना मैं घंटा घर के पास से गुजर रहा था, कोई लड़ाई हो रही थी, ठीक है, तो मार धाड़ में एक बंदे के दांत पे चोट लग गई। अच्छा, जब दांत पे चोट लग जाती है, दांत टूट जाता है, तब उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? दांत अगर टूट जाए, यदि तो दांत आपका पूरा का पूरा बाहर निकल गया है, पूरा ही आ गया है बाहर टूट के, तो अगर आप इमीडिएटली क्लिनिक पर आ जाए 1-2 घंटे के भीतर, तो हम वही दांत को आपके मुंह में वापस लगा सकते हैं। ये करा जा सकता है, डिले नहीं करना है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपका दांत पूरा का पूरा बाहर आ गया, जिसको बोलते हैं एवल्जन बोला जाता है, तो उसको आप या तो क्लीन वाटर में रखकर मेरे पास ले आइए, या कहीं भी किसी डेंटिस्ट के पास भी चले जाइए, या आप दूध में भी रख सकते हैं। दूध में रखकर एक डब्बे में थोड़ा दूध डाल दीजिए या साफ पानी डाल दीजिए, और उस दांत को लेकर तुरंत डेंटिस्ट के पास चले जाइए। तो डेंटिस्ट विद इन 1 और 2 आवर्स उस दांत को वापस आपके मुंह में इम्प्लांट कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये एकदम हो सकता है। और बाई चांस अगर आपका दांत टूट ही गया है या 2 टुकड़ों में हो गए हैं, तो उस केस में फिर तो आपको डेंटिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, नया दांत लगवाना पड़ेगा। या फिर अगर बाई चांस वो दांत थोड़ा सा ही टूटा है, तो और भी बहुत सारे प्रोविजन है जिससे हम दांत को बचा सकते हैं। अगर पूरा ही टूट जाए तो दोबारा रिप्लेस, मतलब वो क्या करते हैं फिर? जैसे आपका दांत पूरा निकल के बाहर आ गया, और आप दांत है ही नहीं हमारे पास, अब आपके पास, अच्छा, वो दांत खो गया, उस केस में फिर आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, आपको कोई दूसरा दांत लगवाना पड़ेगा। या तो आपको ब्रिज के माध्यम से लगवाना पड़ेगा, या इम्प्लांट करवाना पड़ेगा, या और दूसरे मेथड से। ठीक है, डेंटिस्ट्री के बारे में बताया, कैसे हमारा खर्च कम हो सकता है, पैसे सेव हो सकते हैं, ये भी आपने बताया। कैसे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए?
डेंटिस्ट के पास अपना सही डेंटिस्ट कैसे चुने? सही डेंटिस्ट हमेशा ऐसे चुने कि जो आपको सही सलाह दे, आपको मोटिवेट करे कि आपको डेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, आपको हमेशा ये बताता रहे बीच बीच में कि कैसे आप अपने डेंटल हाइजीन को, डेंटल अपनी प्रैक्टिसेस को कैसे और एनहांस कर सकते हैं। तो वही आपका सही डेंटिस्ट है, और खर्च भी आपका कम करवा दे। कुछ तो ऐसा होगा कि वार्निंग की अगर ये आ जाए तो भाई सतर्क हो जाओ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं हाँ। जो कि पेशेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि खाना फंसना। हाँ। आमतौर पर हमारे सबके दांतों में खाना फंसता है, बट वही चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं। हम टूथपिक से निकालते रहते हैं और बाद में देखते हैं कि वो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। तो अगर आपके कहीं दांत में खाना फंस रहा है तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाना है, क्योंकि यही खाना फंसना आगे चल के कैविटी में बदलेगा और आगे चल के आपको दर्द आएगा और तकलीफ होगी। दूसरी चीज़ जो पेशेंट इग्नोर करते हैं वो है मसूड़ों से खून आना। पेशेंट सोचते हैं कि ये तो आम है, ब्रश करते हर वक्त थोड़ा सा खून आ गया, क्या क्या बड़ी बात हो गई। बट इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पायरिया की निशानी है। पायरिया यानी पेरियोडोंटाइटिस की निशानी है, और इसमें धीरे धीरे करके आपके मसूड़े में सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, मुंह से बदबू आती है, और दांत धीरे धीरे हिलने लगता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, हड्डी गलने लगती है, और धीरे धीरे करके दांत आपका गिर जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपको इग्नोर नहीं करना है और आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना है। तो ये एक वार्निंग साइन हो गया कि अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाना है। ठीक है। आप सभी बेसिकली आप लोगों की कम्युनिटी है डॉक्टर्स की, सभी डॉक्टर्स आप एक दूसरे में मिलते होंगे कभी ना कभी, जी है ना? तो आप मुझे बस बता दीजिए एक रेड फ्लैग की, अगर आपका डॉक्टर ऐसा करता है तो आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। रेड फ्लैग, ये क्या इसको क्या वो करूं? ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं डॉक्टर का रेड फ्लैग। इसको अगर वो पहले बोल दे कि ऐसा होगा, ठीक है, उसके बाद आपको वो चीज़ें लाइक कि बिल्डअप होने लगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म ना करे, और लास्ट मोमेंट में बोले कि ये करना पड़ेगा सर, ये चीज़ें हो गई, बीच का डेटा आपको शेयर ना करे, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पेशेंट को लास्ट में ऑपरेशंस के लिए कई बार बोल देते हैं, है ना, बीच की स्टोरी गायब हो जाती है। जनरली नहीं करते हैं डॉक्टर्स, बता देते हैं हाँ। तो ये ऐसा अभी रिसेंट में मैं कोई स्टोरी सुना था, बट नहीं, मतलब बहुत रेयर होता है। हमारी प्रैक्टिस में तो ऐसा तो हम नहीं सुनते, पेशेंट को जनरली अवेयर कर ही देते हैं चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है सर कि लोगों के बहुत सारे मिथ्स होते हैं। मिथ्स का मतलब बहुत सारी धारणाएं होती है कि ये करने से दांत ठीक हो जाते हैं, वो करने से दांत ठीक हो जाते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसे मिथ्स के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या वो मिथ्स है। देखिए, डेंटल मिथ्स में सबसे बड़ा मिथ जो मैं सुनता हूँ, और कोरबा में तो ये बहुत ज़्यादा सुना है मैंने, कि दांत निकलवाने से आँख कमज़ोर हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डेंटल मिथ है कि दांत निकलवाने से आँख कमज़ोर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। दांत और आँख का कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो दांत निकलवाने से आँख बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा डेंटल मिथ है जिसको बस्ट करना ज़रूरी है, और लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि दांत और आँख का कोई लेना देना नहीं है। आप अगर दांत निकलवाएंगे तो आपकी आँख बिल्कुल कमज़ोर नहीं होने वाली। बट लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं अगर ऐसा है तो? एक्चुअली पुरानी कहानियां चलती आ रही हैं गांव में। मैं भी ये सोर्स जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ से ये कहानी निकली है कि दांत और आँख का कनेक्शन है। बट पुराने गांव में ये सब सुनते आ रहे हैं लोग, तो उसको मान भी लेते हैं। एक्चुअल में दांत का कनेक्शन है किससे फिर? दांत से कनेक्शन है, और किससे कनेक्शन क्यों होगा? जैसे आपकी आँख है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, सब अपनी बॉडी कनेक्शन ब्रेन से तो हर चीज का है। बॉडी के अंदर जितनी भी है हमारे जो बॉडी के जितने पार्ट्स है, सब नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। तो वो तो एक अलग कनेक्शन हो गया। बट ऐसा बोलना कि दांत निकलवाने से आंख कमजोर हो जाएगी, ये एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक जनरल मिथ ये भी है कि ब्रेसेस, जैसे कि ब्रेसेस के बारे में, ब्रेसेस मतलब तार लगवाना आमतौर पर, तो वो बोलते हैं कि केवल बच्चों में ही पॉसिबल है, बड़े लोग नहीं करवा सकते। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये भी एक डेंटल मिथ है। ब्रेसेस बड़े भी लगवा सकते हैं, छोटे तो लगा ही सकते हैं। इनफैक्ट ब्रेसेस आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि
40 50 60 साल के एज वाले पेशेंट्स भी आजकल ब्रेसेस लगवा लेते हैं। तो इट इज़ वेरी फिजिबल नाउ। तो ये भी एक मिथ है कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए होता है, ब्रेसेस हर एज में पॉसिबल है। और एक डेंटल मिथ ये है कि दांत की सफाई करवाने से दांत हिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेंटल मिथ है। लोगों को लगता है कि दांत साफ करवाएंगे या स्केलिंग करवाएंगे तो हमारे दांत हिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्केलिंग करवाने से दांत हिलते नहीं हैं, उल्टा मजबूत होते हैं। शुरुआत में आपको लगता होगा कि दांत क्लीनिंग करवाने के बाद थोड़ी सेंसिटिव हो गए हैं हमारे दांत, या थोड़े से आपको ठंडा गर्म ज़्यादा लग रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके दांतों पे कैलकुलस यानी एक ऐसा पदार्थ जमा हो जाता है जो कि आपके दांतों को नुकसान पहुंचाने लगता है, आपके मसूड़ों को गलाने लगता है, आपकी हड्डी को डैमेज करने लगता है। तो वो कैलकुलस को पदार्थ को हटाना ज़रूरी होता है। तो जब वो दांत से हम हटाते हैं क्लीनिंग करते वक्त, तो आपको उस समय कुछ टाइम तक थोड़ी सेंसिटिविटी भी फील होती है। कभी कभी पेशेंट्स को लगता है कि कुछ निकल गया दांत से, अचानक से ऐसा लगता है दांत का पार्ट कुछ निकल गया, पर जबकि वो निकलवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं निकलवाएंगे पीरियोडिकली तो आपकी तकलीफ और बढ़ती जाएगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, ये नॉर्मल है, और दांत अपने आप फिर ठीक हो जाते हैं। तो स्केलिंग से दांत हिलते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो ये भी एक डेंटल मिथ है, इसको बस्ट करना ज़रूरी है। क्या दातुन करना सही है? देखिए, दातुन के अपने बेनिफिट्स हैं, नो डाउट, बट डेली बेसिस पे अगर आप सिर्फ दातुन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो आज की डेट में सही नहीं है। आपको ब्रशिंग तो करनी पड़ेगी। दातुन ब्रशिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? बिल्कुल भी। रीजंस मतलब जैसा कि दातुन बहुत हार्ड है, एब्रेसिव है। जब आप दातुन से घिसते हैं तो दांत घिसने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आपके दांत पूरे घिस जाएंगे। तो इसीलिए ब्रशिंग ही एकमात्र सोल्यूशन है, दातुन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। सर, मेरे को एक चाचा मिले थे, अभी रास्ते में आ रहा था तो मैं जब आपसे मिलने ये सोनालिया पुल के पास मिले थे, सुबह सुबह की बात है। तो मैं सोच रहा था कि आपसे क्या सवाल पूछूं। तो जो चाचा थे वो बहुत देर से मैं देख रहा था कि आधे घंटे से ब्रश कर रहे थे। तो ब्रश कितनी देर करना चाहिए, वही सवाल क्लिक हुआ मुझे, कितनी देर ब्रश करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता कि कितनी देर तक ब्रश करना है, ब्रश करने का एक्चुअल टाइमिंग क्या है। कुछ लोग बस 10-20 सेकंड ब्रश घुमाकर छोड़ देते हैं, और कुछ लोग जैसे आपने कहा आधा आधा घंटा लेकर घूमते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, बालकनी में टहलते रहते हैं ब्रश को लेकर। तो ये भी गलत है। तो ब्रश करने का प्रॉपर जो टाइमिंग है वो एक्चुअली में 2 मिनट है, 2 मिनट्स। तो 2 मिनट आप प्रॉपर ब्रश करें अच्छे से। और ब्रश करने की टेक्निक भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है और टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर हम ब्रश, आपने देखा होगा कि बहुत कस के पकड़ते हैं, जैसे कि तलवार पकड़ी हो और ये लगातार घिसते रहते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ब्रश को आपको एक पेन की तरह पकड़ना है। एक पेन की तरह पकड़िए और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने चारों तरफ ब्रश को घुमाइए। हमेशा मोशन ऐसा होना चाहिए ऊपर से नीचे। ऊपर वाले दांत में आप ऊपर से नीचे ब्रश करेंगे और नीचे वाले दांत में आप नीचे से ऊपर ब्रश करेंगे। तो ये मोशन होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा पेन ग्रास्प, जैसे आप पेन पकड़ते हैं वैसे ब्रश को पकड़कर ब्रश करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे जोर से पकड़कर ब्रश को करेंगे तो फिर आपके दांत घिसने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आइडियल टाइम 2 मिनट्स, और टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है। इसका ट्यूटोरियल कब आ रहा है सर आपके इंस्टाग्राम? बिल्कुल आ जाएगा, मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डाल के दे दूंगा। बच्चों और बड़ों के लिए सेम है टाइमिंग और प्रोसेस? बिल्कुल, बच्चों के लिए भी 2 मिनट, बड़ों के लिए भी 2 मिनट। 2 मिनट इज द आइडियल टाइम फॉर ब्रशिंग। सर, बच्चों से याद आया, एक छोटा बच्चा है तो वो कब से उसको डेंटिस्ट के पास आना चाहिए, कब उसकी डेंटिस्ट के पास उसको स्टार्ट करना चाहिए चीजें? फर्स्ट डेंटल ट्रीटमेंट एक बच्चे की आइडियली जब वो 1 से 1.5 साल के बीच में होता है तब होनी चाहिए। देखिए, 6 महीने से बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं। हमारे दांत बच्चों के 6 महीने से आने शुरू होते हैं, तो 1-1.5 साल तक बच्चों के मुंह में काफी दांत आ जाते हैं। तो उस टाइम पर इज द फर्स्ट टाइम आप अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेकर जाएं और एक बार प्रॉपर चेकअप करवा लें, ताकि उस समय हम देखते हैं कि अगर बच्चों को कोई दांत में सड़न हो रही है या हल्की फुल्की डीके हो रहा है तो हम तुरंत एग्जामिन कर लेते हैं और उस हिसाब से हम केयर दे सकते हैं। सो द फर्स्ट डेंटल विजिट शुड बी द फर्स्ट बर्थडे ऑफ अ चाइल्ड। तो सर, कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, बहुत प्रिय मित्र है मेरा, दांतों में उसके बहुत दर्द हो रहा था, दर्द के कारण वो रात भर सो भी नहीं पाया, तो बहुत पेन हो रहा था। तो क्या दांतों का पेन सही में इतना पेनफुल होता है? बिल्कुल होता है। दांत का दर्द जिस पेशेंट को हो रहा है या जिस किसी को भी हो रहा है वो वही बता पाएगा कि कितना पेन होता है। कि अगर हम बॉडी के टॉप 10 पेन्स को अगर हम काउंट करें तो उसमें से डेंटल पेन 4th या 5th नंबर पर आता है। तो पेन तो वाकई बहुत खतरनाक होता है।
जिस किसी को भी दांत में दर्द होता है तो प्राण निकलने लायक दर्द है। इसीलिए हमेशा मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ और फिर बोलूँगा कि पेन तक आने तक वेट मत करिए, पेन से पहले ही ट्रीटमेंट करवा लीजिए, क्योंकि अगर पेन आ गया तो आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा होने वाली है। सबसे पहले तो कि रात में दांत का दर्द बढ़ता क्यों है। रात में दांत का दर्द इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब आप लेट रहे हो, जब आप लेटते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ बढ़ता है। सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है आपके दांत के आसपास, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपको तेज दर्द का एहसास होता है, और वो इतना तेज होता है कि आपसे सहा भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि आमतौर पर हर किसी के घर में आजकल पैरासीटामोल की एक टैबलेट तो रहती ही है, तो आप सेफली एक पैरासीटामोल खा लीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, मतलब जिनको पैरासीटामोल मना है भी है खाने के लिए वो ध्यान दें कि वो उनके लिए नहीं है, बट आमतौर पर पैरासीटामोल तो काफ़ी सेफ ड्रग है, तो आप उसको ले सकते हैं, तो उससे आपका दर्द थोड़ा कम होगा। दूसरा, अगर आपके पास घर पर लौंग है तो ये भी एक नुस्खा आप ट्राई कर सकते हैं रात भर के लिए सिर्फ। मैं लंबे टाइम के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। आप लौंग को थोड़ा सा चबा लीजिए या उस दांत के आसपास रख लीजिए। लौंग का तेल है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप लौंग का तेल भी अपने दांत और मसूड़े के आसपास लगा सकते हैं, इससे थोड़ा सा दर्द कम होगा। बट ध्यान दीजिए थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा लगाएंगे तो आपका मसूड़ा जल सकता है, ठीक है। और तीसरा, जब आप लेट रहे हैं तो आप अपने सर के नीचे कम से कम 2-3 तकिए रख लीजिए, ताकि आपका जो सर है वो एक एलिवेटेड पोजीशन पे रहे। तो जब भी आपका सर एक एलिवेटेड पोजीशन पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो जो है वो इतना ज़्यादा सर की तरफ नहीं जाएगा और पेन भी आपको कम होगा। तो ये 2-3 चीज़ें करने से आप रात भर का समय निकाल सकते हैं और सुबह इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। सर अब कुछ अलग करते हैं, अब आते हैं हम लोग, मैं कुछ टूथपेस्ट के नाम बताता हूँ, आपको उनको जल्दी से रेट करना है। बिल्कुल करते हैं, और जल्दी मतलब बहुत जल्दी, तो जल्दी सो मैं अभी नाम लेता जाऊंगा सर, आपको बताना है, आपको उसको रेट करना है, ठीक है जी। पहले नंबर पे है कोलगेट। कोलगेट को मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छा पेस्ट है और हर किसी को करना चाहिए, आइडियल पेस्ट फॉर एवरीबडी। सेकंड है सेंसोडाइन। सेंसोडाइन 8 आउट ऑफ 10, अच्छा पेस्ट है, बट हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही यूज़ करें। क्लोजअप 5 आउट ऑफ 10, फ्रेशनेस के लिए अच्छा है बट डेली यूज़ के लिए इतना कुछ खास नहीं है। पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट अगेन 8 या 9 आउट ऑफ 10, अच्छा पेस्ट है। कोलगेट के ऑल्टरनेटिव में पेप्सोडेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली टूथपेस्ट डाबर रेड 1 आउट ऑफ 10। विको बज्रदंती अगेन 3 आउट ऑफ 10। हिमालय 3 आउट ऑफ 10। पतंजलि 0 आउट ऑफ 10। सर ये लास्ट के टूथपेस्ट को आपने इतना कम रेटिंग दिया और पतंजलि को तो एकदम 0 रेट कर दिया, ऐसा क्यों? पतंजलि ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा। देखिए, जो लास्ट में आपने जो टूथपेस्ट के नाम लिए ये सब हर्बल टूथपेस्ट हैं, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हैं, जो कि शुरुआत में करने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है, बट एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं RDA। RDA मतलब रिलेटिव डेंटिनल एब्रेसिविटी। ये बताता है कि टूथपेस्ट दांत को कितना घिस सकता है। तो आपने जो लास्ट के जितने भी पेस्ट बताए हैं इन सब के अंदर की जो RDA वैल्यूज़ है ये बहुत हाई है। आइडियल टूथपेस्ट की जो RDA वैल्यूज़ होती हैं वो 100 से 120 के बीच में होनी चाहिए, बट जो लास्ट के आपने पेस्ट बताए हैं उनकी वैल्यूज़ 150 के ऊपर है, और पतंजलि की तो ऑलमोस्ट 180-200 चली जाती है। तो मतलब अगर आप इनको डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके दांत को इतना घिस देगा कि आपका एनामल तो उड़ ही जाएगा, डेंटिन भी उड़ जाएगा और सीधा पल्प एक्सपोज हो जाएगा, मतलब दांत की नस तक आप पहुंच जाएंगे। तो उस केस में फिर आपको आगे चल के तकलीफ आनी ही आनी है। और बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे पतंजलि यूज़ कर रहे हैं और बाद में हमारे पास आते हैं और हम जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि उनकी पूरी पहली परत दूसरी परत छिल गई होती है। तो इसीलिए इनकी रेटिंग्स थोड़ी गड़बड़ है। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट टूथपेस्ट? मेरे हिसाब से कोलगेट एंड पेप्सोडेंट आर गुड टूथपेस्ट फॉर अ रेगुलर डेली बेसिस टूथपेस्ट। और देखिए, हर पेशेंट की अलग अलग नीड है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सेंसिटिविटी है तो उसके लिए आपका बेस्ट टूथपेस्ट चेंज हो जाएगा। अगर आपको मसूड़ों की समस्या है, मसूड़ों में खून आ रहा है या पायरिया का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपका पेस्ट अलग हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका बेस्ट टूथपेस्ट आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा आपका ओरल चेकअप करने के बाद। सर कोरबा के लोगों को डेंटिस्ट्री के बारे में एक ऐसी चीज बता दीजिए जो अब तक किसी को नहीं पता होगा, मतलब कुछ अलग ही बता दीजिए। कुछ ऐसी बात आपको बताऊंगा जो सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि आपका जो हार्ट है उसका आपके मसूड़ों से पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है? नहीं।
मतलब अगर आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम रहेगी, तो आपको आगे चल के हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मसूड़ों का डायरेक्ट कनेक्शन आपके हार्ट के साथ है। बहुत सारी रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो हमारे मसूड़ों में बैक्टीरियाज हैं जो कि मसूड़ों की बीमारी करते हैं, पायरिया करते हैं, पेरियोडोंटाइटिस करते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन पाया गया है हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज के अंदर। तो स्वस्थ दिल के लिए आपको अपने मसूड़ों को और अपने दांतों को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। सर ये बात तो बहुत अलग बता दी आपने। सही में दांतों का कनेक्शन हार्ट से होता है? बिल्कुल। अगर मैं अपनी मम्मी को भी बताऊंगा तो वो भी विश्वास नहीं करेगी कि दांतों का कनेक्शन हार्ट से होता है। बिल्कुल है। आप अपने मसूड़े को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आपकी हार्ट अटैक की चांसेस या आपके हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है। कल से सर तो मैं तो 2 टाइम ब्रश तो एकदम रेगुलर ही करूंगा। कभी कभी नाइट को स्किप कर देता था, लेकिन अब हार्ट को देखने के बाद नाइट को भी स्किप नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी हैबिट हो जाएगी और मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि सबको करना चाहिए। कॉफी वर्सेस सिगरेट, इन दोनों में सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है? ऑब्वियसली सिगरेट ज़्यादा डेंजरस है। कॉफ़ी से आपके दांतों में स्टेनिंग होगी, बट सिगरेट से स्टेनिंग तो होगी ही होगी, साथ में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक ब्रश या नॉर्मल ब्रश? दोनों ही अच्छे हैं, बट टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों इक्वली गुड। ठीक है। क्या माउथ वॉश काम करता है? बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। माउथ वॉश काम करते हैं, बट फिर भी ब्रशिंग और फ्लॉसिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप एज एन एडजुवेंट यूज कर सकते हैं, बट काम करते हैं। एक ऐसी चीज जो बच्चों को नहीं खानी चाहिए? बच्चों को नहीं खानी चाहिए चॉकलेट्स, जंक फूड, चिप्स, वेफर्स, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जंक फूड बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। और अगर खा भी रहे हैं, क्योंकि मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को इन सब चीज़ों को बच्चों से हटाना, दूर करना, क्योंकि बच्चे तो जिद करेंगे ही। तो हमेशा एक हैबिट बनाइए कि बच्चों को हमेशा ये सब खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करवाइए। ब्रशिंग तो हर बार पॉसिबल नहीं होती ये सब खाने के बाद, बट एटलीस्ट कुल्ला कर लें तो जो दांतों पे चिपका है वो सब साफ हो जाएगा। ठीक है। एक ऐसी डेंटल हैबिट जो सबको अपने अंदर अप्लाई करनी चाहिए? रात में ब्रश करना। नाइट ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं कोरबा के सारे लोगों को बोलना चाहूँगा कि रात में ब्रश करना सीखिए। ब्रश करना बहुत ज़रूरी है रात में। जिस तरीके से गर्लफ्रेंड से बात करना ज़रूरी है, सेम ब्रश करना सर बहुत बढ़िया, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, दांतों में सबसे पेनफुल क्या होता है? दांतों में सबसे पेनफुल ट्रीटमेंट डिले करना सबसे पेनफुल है भाई। अगर आप ट्रीटमेंट डिले करोगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल पड़ेगा। दांत में भी पेनफुल पड़ेगा और पैसे वाइज भी पेनफुल पड़ेगा। तो जब भी अब लग रहा है कोरबा के लोगों को दांतों का दर्द आएगा तो आपका नाम जरूर याद आएगा कि भाई करा ले इलाज, करा ले, जल्दी करा ले जी। अगर सर आपसे मिलना हो और दांतों की कोई भी एडवाइस चाहिए हो, कहाँ मिल सकते हैं सर और कब मिल सकते हैं आपसे? आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। मैं हमेशा अपने क्लिनिक पर अवेलेबल रहता हूँ। मेरा क्लिनिक निहारिका में है। गरिमा मेडिकल तो सबको पता ही है, निहारिका में काफ़ी फेमस मेडिकल स्टोर है। उसके जस्ट बगल में ही मेरा क्लिनिक है। डॉक्टर नायक का बच्चों का हॉस्पिटल जो है उसके जस्ट सामने, और गरिमा मेडिकल के बगल में। तो वहाँ मेरा क्लिनिक है, शर्मा डेंटल क्लिनिक। आप कभी भी वहाँ विजिट कर सकते हैं। मैं हमेशा वहाँ फुल टाइम अवेलेबल रहता हूँ। तो सर एक कुछ ऑफ कर दीजिए सर, कुछ ऑफर तो बता दीजिए। ऑफर आपका फ्री चेकअप सर, एक हफ्ते के लिए एक फ्री चेकअप हो सकता है क्या? हो सकता है। आपके पॉडकास्ट देखकर जो मेरे क्लिनिक पे आएगा तो डेफिनेटली उसका मैं कंसल्टेशन फ्री कर दूंगा। तो एक फ्री चेकअप तो हो ही जाएगा ना, जो भी आएगा। बिल्कुल जरूर हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू सर। वेलकम।